दोस्तों, आज के वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 6 को लेकर आया हूं, जिसमें राउटर्स के नियमों के संबंध में चर्चा होगी और बास दबाव के संबंध में चर्चा होगी। दोस्तों, आप संपूर्ण वीडियो को सरसरी निगाह से बगुला की भांति एकटक होके उसको देखेंगे ताकि उससे आपको लाभ मिल सके। और लाभान्वित होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, चूंकि इससे मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और एक नए अंदाज में बार बार आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए, आज के इस चर्चा में हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द्रव के बाष्प दबाव की चर्चा करें। आपने सुना ही होगा या जानते होइएगा, बाष्प दबाव यानी द्रव का बाष्प दबाव। बाष्प दबाव यानी किसका बाष्प दबाव? द्रव का बाष्प दबाव। बाष्प दबाव की चर्चा आप सुने होंगे और इस घोल में राउटर्स द्वारा बाष्प दबाव का एक परिणात्मक रूपरेखा देने के लिए बहुत सारे नियमों को प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से कुछ नियमों को हम पढ़ेंगे बारी बारी से। दोस्तों, आप पूर्व के वीडियो में या पूर्व के लेक्चर में सुना होगा या देखा होगा, जिसमें मैंने चर्चा किया था जे यदि घोल लिक्विड होते हैं, द्रव घोल होते हैं, तो उसके लिए सॉल्वेंट सदैव लिक्विड होते हैं तथा सॉल्यूट गैस और लिक्विड्स दोनों होते हैं। और इस दोनों को अध्ययन करने के लिए हम दो तरीकों से अध्ययन करें। एक तो द्रव घोल और दूसरा ठोस द्रव घोल, यानी लिक्विड सॉल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड। इस प्रकार के घोल का यदि निर्माण होता है, समायोजन होता है, तो इन दोनों कंपोनेंट के समायोजन से लिक्विड सॉल्यूशन का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा भी होता है जब ठोस लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, तो उस तरह के भी घोल का निर्माण होता है और गैस लिक्विड का भी सॉल्यूशन होता है। लेकिन राउटर्स के नियमानुसार हम लिक्विड सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे, तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम देखेंगे पहले लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे या सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सदैव लिक्विड हो, लेकिन सॉल्यूट सॉलिड या गैस हो, और इसी पर चर्चा परिचर्चा होगा। आइए, पहला है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, राउटर्स लॉ, यानी द्रव घोल का बाष्प दबाव या राउटर्स का नियम। इनके आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, दो प्रकार के घोल होते हैं। इसकी चर्चा अभी आपके सामने की है। पहला है लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होंगे और इनमें सॉल्यूट सॉलिड तथा सॉल्वेंट लिक्विड होंगे। ये दोनों कंडीशंस में लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। दोस्तों, आइए इसकी चर्चा करें। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, द्रव के बाष्प दबाव किसको कहेंगे? यह बहुत आसान सी तरीका आपने देखा है, आपके घर में आपकी मां खाना बनाती है, तो हांडी में पानी रख के गर्म करती और ढक्कन से ढक देती।
तो आप देखते हैं कुछ क्षण बाद ढक्कन ऊपर की ओर उठने लगता। दैट मीन्स वाष्प का बनना शुरू होता है, यानी उस कंडीशन में प्रेशर पर ऊपर की ओर उठने लगता है। जब ऊपर से कुछ आप डाल देते हैं, कुछ वेट रख देते हैं उस पर, तो ढक्कन का ऊपर उठना बंद हो जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? जे वाष्प द्वारा जो बल ढक्कन पर लगाया गया, पुनः दबाव देकर या वेट रखकर उस दबाव को पुनः द्रव पर लगने दिया गया, यानी वाष्प द्वारा आरोपित दबाव पुनः लिक्विड पर जाकर लगा। और एक समय आएगा जो जितना वाष्प बनेगा उतना पुनः द्रव में परिणत हो जाएगा। इस अवस्था को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। दोस्तों, तो यह घटना हमेशा बंद पात्र में होती है, खुले हुए पात्र में संभव नहीं। प्रेशर कुकर में भी यही घटना होती है। आइए पुनः इस पर विचार करें। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, द्रव का वाष्प दबाव। बंद पात्र में द्रव तथा वाष्प दोनों के बीच इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में नियत ताप पर द्रव के ऊपर वाष्प द्वारा आरोपित दाब को उसका वाष्प दाब कहते हैं। द वेपर प्रेशर या द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द वेपर above the liquid surface. Liquid vapor equilibrium at a given temperature. ताप दिया जाता है या कांस्टेंट होता है, is known as vapor pressure of the liquids. यानी वाष्प या द्रव द्वारा इक्विलिब्रियम स्टेट में नियत ताप पर आरोपित होती है, उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स कहते हैं। इनको प्रभावित करने वाले, किसी द्रव के वाष्प दबाव को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड्स, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट और इंप्योरिटीज। आप जानते हैं यह सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों की प्रकृति पर बहुत सारे सॉल्यूशन के गुण निर्भर करते हैं। तो यहां वाष्प दबाव की बात होती है। तो लिक्विड सॉल्यूशन है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में उनके नेचर पर निर्भर करेंगे। यदि सॉल्यूट या इंप्योरिटीज की प्रकृति में भिन्नता होती है तो उनके वाष्प दबाव में कमी या वृद्धि होगी। नोट में छोटा कमी या वृद्धि में भिन्नता होगी। दोस्तों, 2 प्रकार के सॉल्यूट होते हैं, एक वोलाटाइल्स और दूसरा नॉन वोलाटाइल्स। यदि सॉल्यूट वोलाटाइल्स होते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन में उनके वाष्प दबाव में वृद्धि होगी, और यदि नॉन वोलाटाइल्स होंगे, अवाष्पशील होंगे, तो उनके वाष्प दबाव में कमी होगी। जैसे अगर हम चीनी और पानी के सॉल्यूशन का वाष्प दबाव निर्धारित करते हैं तो चीनी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं तथा पानी वोलाटाइल्स सॉल्वेंट। तो इनके जो वाष्प दबाव होंगे, इनके वाष्प दबाव में कमी होगी। लेकिन यदि इथाइल अल्कोहल को पानी में मिलाकर लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं और वे दोनों वोलाटाइल्स हैं,
इसलिए उनके बास दबाव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दोनों के नेचर, एक इथेनॉल है सॉल्यूट और दूसरा शुगर है, दोनों के नेचर में अंतर है, दोनों के नेचर ऑफ बॉन्ड डिफरेंट है, दोनों के अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर है। इसी कारण से दोनों के बास दबाव में भी डिफरेंसेज होगी, भिन्नता होगी। यदि वोलाटाइल्स होंगे तो उनके बास दबाव में वृद्धि होगी और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होंगे तो उनके बास दबाव में कमी होगी। दोस्तों, घोल के बास दबाव के अध्ययन के लिए दो भाग। पहला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोस द्रव घोल का बास दबाव। ठोस द्रव घोल का बास दबाव, ऐसे कहा जाए वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से बने घोल के बास दबाव सॉल्वेंट के कारण होता है, ना कि सॉल्यूट के कारण। चूंकि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल्स होते हैं और सॉल्वेंट वोलाटाइल्स होते हैं। एक प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया है कि शुद्ध, यह प्रयोग है जिसमें शुद्ध सॉल्वेंट का बास दबाव ये देखिए अधिक होता है, क्योंकि इनके अणु, सॉल्वेंट के अणु काफी संख्या में बाष्पित होते हैं, परंतु जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिल जाते हैं तो उनके अणु कम संख्या में बाष्पित होते हैं, जिनके कारण उनके बास दबाव में अंतर आ जाती है। इससे स्पष्ट होता है, यह फिगर से स्पष्ट होता है कि जे इनके सरफेस पर, सॉल्यूशन के सरफेस पर जब इनको बाष्पित करते हैं तो सॉल्यूट के अणु सॉल्वेंट के अणु को आच्छादित कर देते हैं, एस्केपिंग कर देते हैं, जिनके कारण ओवरलैपिंग के कारण एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है, जिनके कारण इनके अणु ज्यादा संख्या में बाष्पित नहीं होती, जिससे इनका बास दबाव घट जाता है। जैसे ये सॉल्यूट के अणु, ये सॉल्वेंट के अणु, यह दिखाया गया है, एक अणु के बाद एक अणु एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इसके नीचे के जो अणु है, इसके नीचे के जो अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा, ये बाष्पित होने में ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल्स और सॉल्वेंट वोलाटाइल्स। तो यह प्रयोग से स्पष्ट होता है, वी नो दैट फॉर एक्सपेरिमेंट, ऐसे घोल का बास दबाव शुद्ध सॉल्वेंट के बास दबाव से कम होता है। जैसे लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट Pc and vapor pressure of solute is P, then P0 greater than P, because अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया है एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि नॉन वोलाटाइल्स उसके अणु को आच्छादित कर देते हैं, जिससे इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड directly proportional to the number of molecules in vapors solute। ऐसा कह सकते हैं, प्योर यानी शुद्ध वोलाटाइल सॉल्वेंट के सतह पर अधिक संख्या में अणु उपस्थित रहते हैं, लेकिन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिश्रित करने पर उनके अणु सॉल्वेंट के अणुओं को आच्छादित ओवरलैप कर देते हैं, जिससे सॉल्वेंट के अणु की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सॉल्वेंट के अणु की एस्केपिंग क्षमता यानी उड़ने की क्षमता, बाष्पित होने की क्षमता, एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है, जिससे घोल का बाष्प दबाव शुद्ध सॉल्वेंट के बाष्प दबाव की अपेक्षा कम हो जाती है, जिसे हम लोअरिंग वेपर प्रेशर
भी कहते हैं। दोस्तों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के परिमाण पर निर्भर करते हैं, न कि उनके नेचर पर। जैसे 1 kg जल में 1 मोल ग्लूकोज द्वारा बाष्प दबाव के कमी 1 मोल यूरिया द्वारा बाष्प दबाव में कमी के बराबर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। यदि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड है परंतु सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, यानी सॉलिड, जो वाष्प को रोकते हैं, यानी उनके अणुओं को ओवरलैप कर देते हैं, जिसके कारण उनके वाष्प दबाव में कमी आती है, चूंकि उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है। दोस्तों, अब मैं अगले क्लास में राउटर्स के नियमों का चर्चा करेंगे। चूंकि वाष्प दबाव से संबंधित और इनके मोल फ्रैक्शन से संबंधित परिणात्मक संबंधों को राउटर्स ने ही प्रस्तुत किया है, इसलिए राउटर साहब के नियमों को आपके समक्ष अगले वीडियो में रखेंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आप उत्साहित होते हैं तो मैं भी उत्साहित हूँ। आप इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें और प्रयास करें जे इसको समझ सकें, और हर कोशिश मैं करूंगा कि आप तक अच्छा से अच्छा कंसेप्ट को दे सकूं। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे तथा शेयर करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे मेरा मनोबल कुछ बढ़ेगा।